ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक मतलब फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मुझे कहते हैं ज़ुखरुफ खान और आप देख रहे हैं K2 TV T20 तमाशा आप देख रहे हैं। और पिछले कई दिनों से आपका और हमारा साथ चल रहा है जनाब, और उम्मीद करते हैं कि जूँ जूँ वर्ल्ड कप आगे बढ़ता रहेगा और ये साथ भी ऐसे ही चलता रहेगा और मज़ीद कुछ एडिशन साथ साथ होते रहेंगे जनाब। अब बात कुछ इस तरह से है कि बांग्लादेश और स्कॉटलैंड की टीम्स भी आगे चली गई हैं। एक टीम चली गई न्यूजीलैंड वाले ग्रुप में, एक टीम चली गई पाकिस्तान वाले ग्रुप में, और पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड के साथ अब 7 नवंबर को शारजा में मैच खेलना है। ये भी पाकिस्तान का मैच जो है वो अब डिसाइड हो गया है। इसके साथ साथ फिर वही बात जैसे मैंने कल प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि अभी जो नज़रें सारी मरकूज़ हैं वो हैं जनाब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान इंडिया मैच पे। और अब जूँ जूँ इंग्लैंड की टीम को आप खेलता हुआ देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, इंडिया, वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका, ये तमाम टीम्स बड़ी आउटस्टैंडिंग टीम्स हैं। और श्रीलंका ने भी बड़ा अच्छा कम बैक किया है। लेट्स सी कि जब बड़ी टीम्स के साथ मैचेस होंगे इस क्वालिफाइंग राउंड से, जब निकल के आगे जाएंगे तो तब कैसा सिलसिला होगा और क्या सिचुएशन रहेगी। आज के मैच की सूरत हाल भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज जो हमारे पहले मेहमान हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे, हुमायूं नज़ीर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं क्रिकेट पे, और जो पूरी ब्रॉडकास्ट है उस पे काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। वो हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में होंगे, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे बड़े स्पेशल मेहमान मज़हर अरशद, ऑल द वे लाइव फ्रॉम मुत्तहिदा अरब अमारात, क्रिकेट स्टेटिस्टिशियन है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और जिस तरह के वो स्टैट्स हो, जिस तरह के रिव्यूज़ हो, जिस तरह के आर्टिकल्स वो लिखते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक इन क्वालिफाइंग जो राउंड हुआ है, मैचेस हुए हैं, उसमें कितने स्टैट्स जो हैं वो बन गए हैं। और साथ ही साथ कुछ जो वीक टीम्स हैं उनके प्लेयर्स की कुछ परफॉर्मेंसेस भी अच्छी रही हैं, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और कल आपको याद होगा हमने डिस्कस की थी हसन अली की परफॉर्मेंस, हारिस रऊफ़ की परफॉर्मेंस, और साथ ही साथ में जिस तरह की शानदार सेंचुरी बनाई थी वैन डे डूसन ने, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है कि वार्म अप मैचेस में हमने कोई बहुत बड़ी टेंशन नहीं लेनी कि अगर एक मैच आप जीत गए, एक मैच आप हार गए, और उसी तरह फिर वही जहन वहाँ फोकस हो जाए कि जी ये वर्ल्ड कप की क्या ये तैयारी हो रही है। तो जैसे मैंने कल कहा कि बॉलर्स, बैट्समैन सब इन वार्म अप मैचेस में बहुत से एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और किसी में वो कामयाब हो जाते हैं और किसी में वो कामयाब नहीं होते। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम मनहसुल कौम भी ज़रा थोड़े से जजमेंटल हो गए हैं, और वो इसलिए हो गए हैं कि आपका एक प्रीमियम फास्ट बॉलर, चाहे वो शाहिन शाह अफरीदी हैं, हसन अली हैं, अगर किसी एक मैच में थोड़ा सा बैकफुट पे चले जाते हैं, कुछ वेरिएशन अगर वो ट्राई कर रहे हैं, इकॉनमी 12 से ऊपर हो गया है, तो हम ये समझते हैं कि शायद उनको क्रिकेट खेलना भूल गया है और क्रिकेट उस तरह से नज़र नहीं हमें आ रही जो हम ग्राउंड में देख रहे हैं। ये पहले तो ऐसे होता था कि हम जो वार्म अप मैचेस हैं वो ब्रॉडकास्ट नहीं होते थे, उनका एंड में स्कोर कार्ड देख लिया, अच्छा हाँ ठीक ऐसी परफॉर्मेंस रही, उस तरह से डिस्कशन नहीं होती थी। अब चूँकि ज़माना बदल गया है, दौर बदल गया है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी नई आ गई हैं कि अब उसी के पैरेलल में जो आप क्वालिफाइंग मैचेस देख रहे हैं, आप साथ में देखते हैं वार्म अप मैचेस, तो उसमें भी फिर आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है, परफॉर्मेंसेस सारी आपके सामने आ जाती हैं। सो इस पे भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले चलेंगे हुमायूं की तरफ और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका इस पूरी सिचुएशन के हवाले से क्या ख्याल है, क्या सिलसिला है। और साथ ही साथ में मैं कुछ और चीज़ें भी हैं जो आपके साथ डिस्कस करूँगा, वो इसी से रिलेटेड हैं, कुछ स्टैट्स मेरे जहन में भी हैं, और हम मीनवाइल कोशिश करते हैं कि अगर हुमायूं हमें ज्वाइन कर लेते हैं तो हम उनको भी शामिल करेंगे प्रोग्राम में। सो मैं मज़हर से भी कुछ इस तरह की चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, और अगर आपके जहन में कोई ऐसा स्टैट या कोई ऐसी चीज़ चल रही है तो आप हमें हमारे डिजिटल नेटवर्क्स पे भेज सकते हैं, ट्विटर पे लिख सकते हैं, फेसबुक पे लिख सकते हैं, और इंस्टा पे जो हमारी स्टोरीज़ हैं या जहाँ पे आपको पिक्चर नज़र आती है उसके कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, वो कमेंट्स हम शामिल करेंगे। यासर जब हुमायूं रेडी हो जाएं तो मुझे बताइएगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे, हुमायूं से जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस पूरे वर्ल्ड कप को और इस टूर्नामेंट को किस तरह से देख रहे हैं। हुमायूं अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ज़बरदस्त। आप ये बताएं कि अभी तक के जो मैचेस हुए हैं उसमें आपको क्या चीज़ बेहतर लगी, क्या कम लगी, जिस तरह श्रीलंका की परफॉर्मेंस रही या बांग्लादेश की परफॉर्मेंस रही, और साथ ही साथ में कुछ वार्म अप मैचेस भी बहुत अच्छे हुए, वो कि पाकिस्तान कल वाला वार्म अप मैच हार गया। अभी तक जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है, जिसे कहते हैं जो ग्रुप बी था, जो कि अभी खत्म हुआ है, वो काफी अनएक्सपेक्टेडली स्कॉटलैंड ने टॉप किया है। तो जिसे कहेंगे प्रेडिक्शन अगर आप देखें तो वो यही थी कि बांग्लादेश इस ग्रुप को टॉप करेगी, जिन्होंने नहीं किया, और स्कॉटलैंड अब टॉप करके
B1 का ग्रुप हमारे में आ गई है। तो एक तो ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड चीज है। और स्कॉटलैंड की परफॉर्मेंस ऐसे भी नहीं है कि स्कॉटलैंड को फ्लूक से जीता होगा, उन्होंने बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली। तीनों डिपार्टमेंट में तीनों टीमों से अच्छी थी, बड़ी अच्छी बैटिंग की, बॉलिंग की, फील्डिंग की। तो एक तो स्कॉटलैंड की टीम बड़ी जबरदस्त सामने नजर आई है, और आई वुड से कि आप वो एक इस तरह की टीम है कि हमारे ग्रुप में वो अपसेट भी कर सकती है। जबकि आप दूसरी तरफ देखें श्रीलंका का ग्रुप, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसके अंदर नामीबिया की एक टीम थी जो कि खेल रही थी, और उसके ऊपर है कि वो काफी अच्छी होगी और वो आगे आएगी। उनका भी वो काइंड ऑफ कल डू और डाई वाला मैच हो गया आयरलैंड के साथ। जो जीतेगा वो उस ग्रुप को क्वालिफाई करके आगे बढ़ेगा। तो वो एक आयरलैंड और नामीबिया का मैच बड़ा अच्छा हो गया, और वो कहते हैं एक एक्साइटिंग मैच हो गया। और जिस तरह हम देख रहे हैं कि श्रीलंका की टीम ने तो टॉप करना ही था, और उन्होंने अच्छा खेला भी। एक मिस्ट्री स्पिनर है, हमेशा की तरह श्रीलंका की टीम में मिस्ट्री स्पिनर होते हैं, इस वर्ल्ड कप में भी आए हैं। तो देखना ये कि आगे जाके वो किस तरह यूज करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अगर हम वापस पूछें जी जी, मैं कुछ डिस्कस करना चाह रहा हूँ वार्म अप मैचेस का, कि पहला मैच हमारा वेस्ट इंडीज के साथ हुआ, वो हमने जीत लिया। आपने भी ट्विटर फॉलो किया होगा, उस पर हमारी आवाम भी बड़ी खुश हुई, एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि चलें कुछ अच्छा हुआ। शोएब मलिक की तारीफ हुई, फ़खर की तारीफ हुई, बाबर की, रिजवान की तारीफ हुई। लेकिन एक मैच जैसे ही हम साउथ अफ्रीका से हारे तो फिर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, हसन अली पे भी, हारिस राउफ पे भी, कुछ हमारे बैट्समैन पे भी। तो आप ये नहीं समझते कि हम बहुत जल्दी कर देते हैं कुछ चीज़ों में, और स्पेशली क्रिटिसिज्म में बहुत आगे निकल जाते हैं हम? ये तो आपको पता ही है, बड़े जज्बाती किस्म के लोग होते हैं हमारी क्रिकेट में, और वो हमेशा ही जिसे कहते नहीं है इस तरह होता है। पर अगर किसी ने कल का वार्म अप मैच देखा हो, तो एक तो वार्म अप मैच बहुत डिफरेंट होता है, और सेकेंडली बस वो साउथ अफ्रीका ने एंड पे फिनिश इस तरह किया कि आई वुड से कोई भी होता तो वो मैच इसी तरह ही जाना था। उन्होंने बैटिंग बड़ी जबरदस्त। बट आप ये भी देखें, वार्म अप मैच में बड़ी चीजें डिफरेंट होती हैं। एक तो देखें, फखर जमान खेल रहे थे, उन्होंने रिटायर हर्ट ले लिया 52 के बाद, क्योंकि आप बाकी लोगों को चांस देते हैं। फिर कल जो हम अपना कॉम्बिनेशन है, वो हम कॉम्बिनेशन नहीं खिला रहे थे, हम लोगों को प्लेइंग टाइम दे रहे थे। कल मोहम्मद वसीम जूनियर ने बॉलिंग कराई, हालांकि उनका था नहीं, क्योंकि ऑफकोर्स अगर हम शहीन शाह अफरीदी, हसन अली और हारिस रऊफ के साथ जाएंगे तो मोहम्मद वसीम हमारे फोर्थ सीमर नहीं होंगे, हम उनकी जगह किसी स्पिनर को लेके जाएंगे। तो और बड़े चेंज कॉम्बिनेशंस होते हैं, बैटिंग के ऑर्डर को आपने डिफरेंट तरीके से देखा। तो ऑफकोर्स वार्म अप मैच फिर आप ऐसे हार भी सकते हैं, क्योंकि आप उसको जीतने के लिए नहीं खेल रहे होते, असल में आप उसको खेलते हैं प्लेयर्स को जिसे कहते हैं नहीं, मैच फिटनेस मिल जाए, प्लेयर्स को ग्राउंड या कंडीशंस का आइडिया हो जाए। कल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वार्म अप मैचेस के बाद कल नहीं, बाकी टीमों में नोट किया, ड्यू बहुत बड़ा फैक्टर प्ले किया है कल के मैच में। आपको नजर भी आएगा कि स्पिनर्स की बॉल ग्रिप नहीं हो रही थी, फास्ट बॉलर्स को थोड़ा सा इश्यू हो रहा था। तो काफी चीजें कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो वार्म अप मैच को आपने ऐसे लेना है कि एक फ्री मैच है जिसमें कुछ भी हो सकता है, एंड इट्स नॉट अ बिग डील कि आप हार भी जाएं। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि हमने अक्सर वेस्ट इंडीज की टीम को वार्म अप मैचेस में देखा है कि उनकी वार्म अप मैचेस में परफॉर्मेंस बड़ी मुख्तलिफ होती है, और जैसे ही वो वर्ल्ड कप में आते हैं तो बिल्कुल ही बदल जाते हैं, और जिस तरह के क्लीन हिटिंग वो करते हैं बड़ी बेहतरीन है। अच्छा भाइयों, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्कशन का पॉइंट है, वो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है। क्या आप समझते हैं कि बाबर हैं, रिजवान हैं, शोएब मलिक हैं, मोहम्मद हफीज़ हैं, एक टीम में हमें काफ़ी सिमिलर प्लेयर्स दिखाई देते हैं? जब हम T20 फॉर्मेट की बात करते हैं तो जहन में हमेशा यही चीज़ आती है कि 140 प्लस स्ट्राइक रेट हो, अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो कम से कम इन कंडीशंस में या इन विकेट्स में 180 स्कोर हो। तो दोनों साइड्स की कैपेबिलिटी आपको लग रही है कि ये प्लेइंग 11 अच्छा टफ टाइम देगी, और वो भी स्पेशली पहले मैच में? देखिए, ये तो बहुत बड़ी डिबेट थी जब हमारा T20 का पहली दफा स्क्वाड अनाउंस हुआ, उसके बाद चेंजेस हुए, फिर दूसरी दफा स्क्वाड अनाउंस हुआ। कई लोगों की प्रेफरेंस थी कि हमें हाई स्ट्राइक रेट और यंगस्टर्स के साथ जाना चाहिए, कईयों की थी कि हमें एक्सपीरियंस के साथ जाना चाहिए, बेशक उनकी स्ट्राइक रेट इतनी हो ना, एवरेज ज्यादा हो। ये बड़ी डिबेट्स चली, पर अब जो नजर आ रहा है कि जो हमने टीम खिलाई है, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन अब जरा बनता हुआ नजर आ रहा है कि आपको ये नजर आ रहा है कि आप फखर जमान, जिनको हम नीचे नहीं ऊपर खिलाएंगे वन डाउन, ये एक अच्छा आपको मौका मिला, और फखर जमान वहाँ परफॉर्म भी करें। तो एक तो ये वाला इशू हो गया। और दूसरा मुझे लगता ये है कि जब आप ओवर द टाइम जब हम मैचेस खेलेंगे तो ऐसे ही होगा कि गिवन द कंडीशन, गिवन अगर हम चेस कर रहे होंगे तो शायद बाबर आजम वन डाउन आ जाए, फखर को हम ओपन करा दें। तो ये इस तरह का चेंज है जो कि होगा, और ये पहले हुआ भी हुआ। आपने देखा होगा बाबर आजम ने कई मैचेस में T20 में वन डाउन आया और उन्होंने दो ओपनर्स रिजवान के साथ दूसरा ओपनर गया। तो ये एक चीज नजर आती है आपको, ये कॉम्बिनेशन आ रहा है। नीचे हफीज और शोएब मलिक की जो डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर डिबेट है कि जी लोग कहते हैं यहाँ पे स्लॉग हिटर होना चाहिए। मुझे लगता है कि T20 फॉर्मेट में जो हमारी टीम है, जो हमारा सिचुएशन है, हमें एक स्टेबिलिटी ज्यादा
मैटर करती है, ना कि एक स्लॉग हिटर ने जिसकी स्टेबिलिटी कम हो। तो इन अ वे इट इज गुड कि आपको स्टेबिलिटी मिल गई है मलिक और हफीज की फॉर्म में, और मलिक अब नीचे खेल रहे हैं, वो पहले कहते थे वो नहीं खेलेंगे पर आप वो खेल रहे हैं, तो आपको एक स्टेबिलिटी नजर आती है। और फिर उसके बाद इस तरह आसिफ, जो कि आसिफ अली जिनके ऊपर बहुत बड़ी डिबेट है, उनको फिर एक मौका मिल जाता है कि वो जाके खुल के क्रिकेट शॉट खेल सकते हैं, क्योंकि अच्छा आप इस जो पे भी, मिडिल अच्छा ये आसिफ का आपने जिक्र कर दिया, इस पे भी ना एक सवाल मेरे जहन में है, लेकिन हम एक क्विक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तो फिर हम यहाँ से ही गुफ्तगू का आगाज करेंगे। सो हमारे साथ रहिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। ये जो कान जब खामोश होता है ना तो बड़ा ख़तरनाक मैसेज मिलता है। अच्छा आप सोच रहे होंगे मेरे हाथ में एक पेपर उठाया हुआ है, शायद मैं कोई क्रिकेट के स्टैट्स या कोई ऐसी चीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, लेकिन ये जो अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जब भी कहीं ब्रॉडकास्ट होती है या प्रोग्रामिंग होती है उसके लिए उसको मार्केट करना, कमर्शियल्स आना, ये बहुत अच्छा होता है, उसकी ब्रांडिंग होना। तो अभी आप ये हमारे बैक पे देख रहे होंगे 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का लोगो भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये सामने एक लाल रंग का कप पड़ा हुआ है, मेरी चेयर के साथ मैच कर रहा है। 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज़ क्या कहते हैं? वो कहते हैं 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज़ द गेटवे ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। सो गाय बगाए और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं, वो भी हम इनके साथ साथ शामिल करते रहेंगे। तो 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज़ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हुमायूं का भी बहुत बहुत शुक्रिया, वो भी इस वक्त हमारे साथ है। सो हुमायूं, हम बात कर रहे थे आसिफ अली की। आसिफ अली पे आपको याद है मेरे और आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं मज़हर अरशद, उन्होंने बड़ी ट्वीट्स की, बड़े स्टैट्स भी लिखे, बड़ी चीज़ें लिखी और लोगों की बहुत बातें भी सुनी। बट आप नहीं समझते कि वाकई ही ऐसा एक क्लीन हिटर हमारे पास होना चाहिए और उसको एक लंबा रन देना चाहिए? एक मैच के बाद ड्रॉप कर देना या 2 मैचेस के बाद ड्रॉप कर देना, उससे वो प्लेयर भी डिस्टर्ब होता है। और मदर के साथ साथ आपने भी काफी ऑन द साइड की, बट देखें उसके ऊपर डिबेट्स हैं। अब तो फिर वर्ल्ड कप की टीम सिलेक्ट हो गई नहीं बनती, पर उनकी ये डिबेट एक अलग है कि चांसेस कितने मिले, किसको खेलना चाहिए था और क्या प्रॉब्लम थी। पर अब की टीम में आसिफ अली की जगह मैं जैसे बता रहा था इस तरह बनती है, क्योंकि देखिए ना, पहले आपकी टीम में इफ्तिखार भी होंगे, हैदर अली भी होंगे, उसके बाद आजम खान भी होंगे, मुश्दिल शाह भी होंगे, दानिश अजीज भी होंगे। तो अगर ये बंदे आपके मिडिल ऑर्डर में होंगे तो आप किसके पास जाएंगे? या शुएब मकसूद इन द सेंस ऊपर खेलते मर चले, अगर आप नीचे उन्हें खिलाना चाहते हैं, या शर्जील या फखर को नीचे खिलाएं, तो आप किसके पास जाएंगे जो कि इनिंग्स को बिल्ड करेगा? या अगर आपकी बैटिंग फॉल हो रही है तो स्टेबिलिटी लाएगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। और उसके बाद जब ये प्लेयर्स होते थे और इन पे ये प्रेशर आता था तो कोई भी ये रोल नहीं कर सकता था, क्योंकि ये इनका काम नहीं है। इनका काम है जी कम बॉलों पे ज्यादा स्कोर करें, फ्लैम्बॉयंट इनिंग्स खेलें और उसके बाद चले जाएं। तो अब जो टीम बन गई है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मलिक भी नीचे आ गए हैं, हफीज थोड़ा ऊपर है, तो अब बीच में आसिफ अली के पास लाइसेंस टू किल है। और अगर वो कोशिश करते हैं, नाकाम भी होते हैं, तो हम फिर भी वो चांस ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मलिक स्टेबिलिटी ले आएंगे या हफीज होंगे तो वो ले आएंगे, या ऊपर से बाबर या रिजवान है, तो स्टेबिलिटी हमारी टीम में अब थ्रू आउट है। तो इस तरह आसिफ अली के लिए बहुत जबरदस्त प्लेइंग कंडीशन है, और इंशाल्लाह होप यही है कि वो इस कंडीशन का फुल फायदा उठाएंगे। और वो अब उनके पास लाइसेंस टू किल है, उनको ये प्रेशर नहीं होगा कि उन्होंने अपनी बैटिंग करनी है, उन्होंने लंबी इनिंग्स खेलनी है, उन्होंने बस स्कोर करना है और ज्यादा हिटिंग करनी है। तो आसिफ अली का केस यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ऑन अ लाइटर नोट एक और सवाल, वो 2019 के कंपैरिजन में मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि वो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप था। अभी जैसे वेस्ट इंडीज़ ने रिप्लेस किया है, फेबिन एलन की जगह अकील हुसैन टीम में उन्होंने ज्वाइन किया है। तो लास्ट वर्ल्ड कप में भी आपको याद होगा कि बिल्कुल 11th आवर पे जब वहाब रियाज से पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे ख्वाब आया है कि मैं ये वर्ल्ड कप खेलूंगा। तो अभी भी किसी को कोई ख्वाब वगैरह आ सकता है कि वो भी ये वर्ल्ड कप खेलेगा? क्योंकि कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जैसे शुएब मकसूद हैं, वो बिल्कुल टीम में थे लेकिन ऑब्वियसली इंजरी की वजह से बाहर हो गए, तो कोई ख्वाब आने का चांस है? अब नहीं, अब मुश्किल है, क्योंकि अब ये पिछले वर्ल्ड कप से सिचुएशन और रूल्स बहुत डिफरेंट है, क्योंकि अब आपके जो प्लेइंग रिजर्व है वो साथ जाएंगे, और अगर आपको चेंज करना होगा तो उन्हीं से कर सकते हैं, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल्स है, कोई बंदा बाहर से तो आ नहीं सकता, 10 दिन का क्वारंटीन है। तो वहां पे अगर जाएंगे भी तो 10 दिन का क्वारंटीन, तो वो उनका तो जाना ही इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। और प्लेइंग 11 में रिजर्व में आपको ज्यादा 4-4 भी खाली 2 लेके गए। और बॉलिंग डिपार्टमेंट में तो एक तो हमारे पास शाहनवाज धानी बैठे हुए रिजर्व में, अगर कोई चेंज आएगा तो धानी आएंगे, ऊपर से मोहम्मद वसीम जो है जिन्होंने खेल, ऑफ कोर्स अगर बाकी 3 खेलेंगे तो वो खेलेंगे नहीं, तो हमारे पास 2 फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में जगह है। तो मेरा नहीं ख्याल बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग में कोई चेंज आ सकता है या बनता भी है, क्योंकि हमारे जो अभी बॉलर्स हैं वो भी बड़े अच्छे हैं। और गिवन ऑन द कंडीशन मुझे तो कभी लगता है कि शायद 2 भी खिलाने पड़े, आप 2 स्पिनर्स के साथ भी जाए, क्योंकि यूएई की कंडीशन है। तो आई डोंट सी वहाब रियाज कमिंग इन एनी केस। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये जो प्लेइंग 11
अहमद, हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, बेशक वो पाकिस्तान इंडिया मैच है या फिर सेकंड मैच भी हमारा बड़ा मैच है न्यूजीलैंड के साथ, फिर अफगानिस्तान के साथ, तो आप समझते हैं उसी सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे? कोई मोहम्मद वसीम की जगह नहीं बन सकती, या कोई ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स जाके हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे? स्पेशली इंडिया वाले मैच में बाबर और रिजवान से ओपन किया, नंबर 3 पे वही पोजीशन, फिर नंबर 4 पे हफीज, इस तरह से सारा काम चलेगा और हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी और हसन अली स्क्वाड में प्लेइंग 11 में रहेंगे। बिल्कुल, नजर तो यही आ रहा है गिवन दैट अगर पिच बहुत ही डिफरेंट है, शायद फिर आप स्पिनिंग डिपार्टमेंट में शायद नवाज को लाना चाहें, वो भी आई थिंक अगर आप चेंज करें शायद इमाद वसीम के साथ करें या फिर आप इमाद वसीम को रखें, वहां पे एक चेंज हो सकती है। दूसरा एक और चेंज शायद अगर आप कंसिडर करना चाहें, आप उन्होंने खिलाया तो नहीं पर हैदर अली भी बैठे हुए हैं, वो भी फॉर्म में है, पर उन्हें तो ये वार्म अप मैचेस भी नहीं मिले। मेरा ख्याल है उन्हें वार्म अप मैच मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आपने मोहम्मद वसीम को दे दी, जूनियर को दे दिया, तो एक आधा हैदर अली भी खेल लेते, पर वो नहीं खेले। और ऑफकोर्स इंडिया के खिलाफ प्रेशर मैच में मुझे तो नहीं लगता आप उन्हें अब एकदम से ला सकते हैं टीम में। तो कॉम्बिनेशन यही नजर आ रहा है, क्योंकि बैटिंग में तो एक ही बंदे हैं हैदर अली, क्योंकि सरफराज तो ऑफकोर्स नहीं आएंगे, कि विकेट कीपर तो आपके है ही, तो ऑफकोर्स हैदर अली की सब्स्टिट्यूशन ही होगी वहां पे, जो कि अभी तो नहीं नजर आती कंडीशन में। बॉलिंग में हाँ आप देखेंगे, पर आपके जो अभी गो टू बॉलर्स हैं और जो अपनी फॉर्म में है, मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद वसीम को भी आप चांस देंगे। जो फॉर्म है शहीन शाह अफरीदी की या हसन अली की और उसके बाद हारिस रऊफ की, ऑल्दो थोड़े से रन्स खा रहे हैं हारिस रऊफ, बट वो आपके विकेट टेकिंग बॉलर भी, तो ये प्रॉब्लम होती है। बट मुझे चेंज नजर होते हुए नहीं आ रही। बस हाँ ये चेंज हो सकती है कि वन डाउन से फखर जमान शायद ओपन करें और बाबर वन डाउन है, ये एक चेंज हो सकती है। पर जो प्लेइंग 11 है वो मुझे लगता है यही होगी, जिसमें मोहम्मद वसीम मोर और लेस जगह नहीं बना। बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तान इंडिया के कंपैरिजन में आप 50-50 रखेंगे, 60-40 पाकिस्तान की तरफ, इंडिया की तरफ, किस तरह देखेंगे इसको? देखिए अभी 2 इंडिया के वार्म अप मैचेस हुए हैं और आपने अगर वो फॉलो किए हो, मैंने तो वो देखे हैं, जिस तरह की उनकी बैटिंग है, बहुत ही जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। और अभी उनके जो प्लेयर खेलने हैं वो कल खेल भी नहीं रहे थे, मतलब कि रोहित शर्मा वाज नॉट प्लेइंग इन दैट टीम, इवन विराट कोहली डिडंट प्ले इन दैट टीम। और जो दूसरी टीम थी उन्होंने, जिस तरह इंग्लैंड जो वन ऑफ द बेस्ट कंसीडर की जा रही है, सेकंड बेस्ट, उनके खिलाफ जो बैटिंग की है उन्होंने, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम को, तो आई वुड से दे आर द टीम टू बीट। और प्रेशर ज्यादा उन पे है क्योंकि उनके लिए जीतना जरूरी है। हमारा फिर भी कंसिडर होगा कि हमारा जीतना इतना, उनके अगर हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। और दूसरा एक चीज मैंने देखी है इंडिया की टीम में जो कि हम कैपिटलाइज कर सकते हैं, कि उनके प्लेयर्स ने आईपीएल बहुत खेली और उनके बॉलर्स जो हैं वो थोड़े से टायर्ड या नजर आ रहे थे, आउट ऑफ लेंथ और फॉर्म, क्योंकि ऑफ कोर्स इतनी क्रिकेट खेली हो, उससे पहले आप इंग्लैंड का क्वालिफाइंग करके वो टूर्नामेंट खेले, उसके फौरन बाद आईपीएल में आ जाए और अब फिर एकदम से वर्ल्ड कप, तो उनके बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स थोड़े थके हुए लग रहे थे शमी की जरूरत में, या घूमना या कुमार, तो वहां पे हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। उनके फास्ट बॉलिंग में थोड़ा सा थकावट नजर आ रही थी, बट ओवर अदर देन दैट उनकी बैटिंग फुल टाइम क्लिक में है। मुझे तो ये नहीं समझ आता उनकी प्लेइंग 11 में निकाले वो किसको, सब फॉर्म में है, प्रॉब्लम ये है कि उसको ना खिलाएं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। जाते जाते सिर्फ ये बता देंगे, अगर पाकिस्तान टॉस जीता तो उसको चेस के लिए जाना चाहिए और इंडिया को पहले बैटिंग देके कुछ कम टोटल में रोक सकते हैं? मैं अगर आप मुझे कहे तो मेरा ख्याल है आपको पाकिस्तान को बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि ड्यूक फैक्टर बहुत अभी तंग कर रहा है लोगों को। और जिस तरह का कल और बाकी मैचेस में भी आपने देखे ड्यूक फैक्टर ने प्ले किया, आई वुड से अगर आप टॉस जीते तो आपको चाहिए बैटिंग करें और अच्छा टोटल डालो। और मैं रेकमेंड यही करूंगा ड्यू फैक्टर की वजह से बैटिंग, वरना आमतौर पे यही चाहिए कि आपको चेस पर ड्यू टू ड्यू बैटिंग। बिल्कुल ठीक है हुमायूं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम से फिर आपको तकलीफ देंगे। सो जी, ये क्रिकेट डिस्कशन ऐसी, जब भी इस तरह के बड़े इवेंट्स में डिस्कशन हो रही हो तो फिर बहुत सारे सवालात जहन में आते रहते हैं और चलते रहते हैं, और बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो भी आपको याद आते हैं। जिस तरह 2019 का वो वाक़या याद आ गया जिसमें वहाब ने कहा कि मुझे ख्वाब आया और मैं वर्ल्ड कप में शामिल हो गया। खैर जी, हम आज कुछ बात करेंगे सबसे पहले हारिस रऊफ और हसन अली की बॉलिंग पे। तो हमारी प्रोडक्शन टीम ने जो उनकी बॉलिंग है वो भी तैयार की है, आपको मेरे बैकग्राउंड पे भी नज़र आ रही होगी। तो हम थोड़ा सा उस पर भी डिस्कस करना चाह रहे थे कि कहाँ पे कुछ कमी रह गई, और उसके बाद हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मज़हर अरशद ऑल द वे लाइव फ्रॉम दुबई हमारे साथ मौजूद होंगे। सो इंथुजियास्टिक और पैशनेट दिखाई दे रहे हैं कि टिक नहीं रहे, चाहे वो ब्रॉडकास्ट हो, स्पॉन्सर से बात हो, या
जब भी आप उनको टेलीविज़न स्क्रीन पे देखते हैं तो बहुत ही एक्साइटेड नज़र आते हैं। और अभी एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो मीटिंग हुई उस पर भी मौजूद थे, बड़ी अच्छी वहाँ पे भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी। और आते ही इन्होंने सबसे पहले जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं उनकी तनख्वाहें जो हैं वो बढ़ा दी। तो मेरा ख्याल है ये काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स हैं जो लिए जा रहे हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट को अगर इससे फ़ायदा होगा तो मेरा ख्याल है उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं है। और मज़हर अरशद ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है ऑल द वे लाइव फ्रॉम यूएई, मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद हैं और अपना काम बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। और अब मैं इनके तारुफ में या इनकी तारीफ़ में क्या कहूँ, वो आप सब लोग बेहतर जानते हैं। जो भी क्रिकेट से प्यार करता है वो मज़हर अरशद से भी प्यार करता है, और जिस तरह के स्टैट्स निकालते हैं मेरा ख्याल है वो देखने के लायक है। और सामने मज़हर अरशद का चेहरा मुझे नज़र आ रहा है, लगता है क्वारंटीन में काफ़ी इन्होंने परहेज़ किया है और काफ़ी अच्छे खाने खाए हैं जिसकी वजह से इनका कुछ वज़न भी कम लग रहा है। मज़हर, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। जी वालेकुम सलाम ज़ुखरू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा कि लगता है क्वारंटीन में कुछ ज़्यादा खाने को नहीं मिला आपको। नहीं नहीं, ज़रा क्वारंटीन में एहतियात करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा मज़हर, वर्ल्ड कप तो स्टार्ट हो गया है, कुछ छोटी टीम्स के मैचेस भी हमें बड़े एक्साइटेड दिखाई दिए। अगर हम ओमान की बात करें तो कुछ बैट्समैन हमें बड़े नज़र आए, बड़ा थ्रिल नज़र आया। उसके अंदर 2 टीम्स ने क्वालिफाई भी कर लिया। पाकिस्तान के पूल में स्कॉटलैंड चला गया, बांग्लादेश दूसरे ग्रुप में चला गया। तो अभी तक आपने किस तरह से एनालाइज किया जो अभी तक मैचेस हुए हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा सा स्लो विकेट्स होंगी, ज़्यादा रन्स नहीं होंगे, आई थिंक वैसे ही हुआ है। अभी भी आप देखें कि हमें कोई बड़ा टोटल देखने को नहीं मिला कि किसी टीम ने 200 रन्स किए हों। तो जो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अभी तक तो वैसे ही हो रहा है। और मेरा ख्याल है कि जो रिजल्ट्स भी आए हैं वो अगर आप देखें तो ठीक है। एक बांग्लादेश एक मैच हार गया, लेकिन बांग्लादेश और स्कॉटलैंड दोनों ने क्वालिफाई कर लिया है एक ग्रुप से। दूसरे ग्रुप से श्रीलंका ने कर लिया है, और जो अब चौथी टीम है जिसने सुपर 12 में जाना है इस राउंड से, वो या आयरलैंड होगी या नमीबिया होगी। और अगर आप फॉर्म को देख के, परफॉर्मेंस को देख के बात करें तो लग रहा है कि आयरलैंड ही होगी। मेरा ख्याल है कि अगर आप वर्ल्ड कप से पहले भी किसी से पूछते कि कौन सी टीम्स को आगे जाना चाहिए था तो यही नाम आने थे, श्रीलंका, स्कॉटलैंड। अभी तक वही एक सिचुएशन लग रही है। लेकिन आई थिंक जो एसोसिएटेड टीम्स हैं, फाइट देखने को मिली है, वो ग्लोबल क्रिकेट के लिए, ग्लोबल क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा साइन है। पापुआ न्यू गिनी पहला वर्ल्ड कप खेल रहे थे, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। नमीबिया तो खेल जीत गए, एक फर्स्ट टाइम वो वर्ल्ड कप में कोई मैच जीते हैं, जो उन्होंने भी अपने पिछले मैच में उन्होंने हॉलैंड को जो है हराया। तो आई थिंक हमें काफी अच्छी क्रिकेट देखने को मिली है, और अब ये वर्ल्ड कप जो है वो मजीद एक्साइटिंग होता जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी वर्ल्ड कप जब से स्टार्ट हुआ, गो के स्टार्ट में ही ज़रा अब क्वालिफायर जो छोटी टीम्स के मैचेस थे, लेकिन पहले दिन से जो बात हो रही है वो हो रही है पाकिस्तान और इंडिया के मैच की। और ऑब्वियसली पाकिस्तान इंडिया का मैच जब भी होता है वो बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। मैं और आप 2019 में भी पाकिस्तान इंडिया के मैच में इकट्ठे थे, लेकिन वो पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली हार गया। लेकिन 2017 में हम इंग्लैंड में थे, वो पाकिस्तान जीत गया। तो बड़ा डिफरेंट लेवल की एक एक्साइटमेंट होती है। तो सवाल ये है कि मोहम्मद हफीज़ भी हैं, शुएब मलिक भी हैं, रिजवान भी हैं, बाबर भी हैं। तो प्लेइंग 11 हमें अब महसूस हो रहा है कि वैसी ही होगी जैसी हमने 2 वार्म अप मैचेस में देखी है। तो आप समझते हैं कि ये प्लेइंग 11 बिल्कुल ठीक है, और अगर टॉस जीत के पहले बैटिंग आती है तो हम 200 करने की अहलियत रखते हैं? देखें, एक तो ये है कि जो पाकिस्तान ने वार्म अप मैचेस में जो टीम खिलाई है, लग तो ये रहा है जो पहली चॉइस है वो यही 11 होगी। और अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछें तो आई थिंक शायद हैदर अली को आप शुएब मलिक की जगह हैं, क्योंकि हैदर अली की जो रिसेंट फॉर्म है वो शुएब मलिक से बेहतर है। मैं ये नहीं कह रहा कि शुएब मलिक की परफॉर्मेंस खराब है या उनको नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप प्रेफरेंस की बात करें तो हैदर की जो बाउंड्री हिटिंग एबिलिटी है वो करंट फॉर्म सरप्राइज पैकेज भी हो सकते हैं, क्योंकि वो भी एक नए प्लेयर हैं। शुएब मलिक तो काफी देर से इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे हैं, तो इस टीम में होना चाहिए। बाकी जो आपकी प्लेइंग 11 है वो तो लग रहा है कि यही होगी कि बाबर रिजवान ओपन करेंगे, 3 पे फखर, 4 पे हफीज, 5 पे शुएब मलिक होंगे। आई थिंक हैदर को होना चाहिए 5 पे, और 6 के ऊपर आसिफ अली, और फिर जो है आपके बॉलर्स। तो इंडिया का मैच नो डाउट एक बहुत बड़ा मैच है। आई थिंक सबसे जब भी किसी भी टूर्नामेंट का जब मैचेस अनाउंस होती हैं तो सबसे पहले जो लोगों की एंटिसिपेशन होती है वो ये होती है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा कि नहीं, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट की बहुत बड़ी
ऑडियंस है, इंडिया की 1 अरब से ज्यादा आबादी है, पाकिस्तान की भी 20 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, तो बहुत ज्यादा ऑडियंस होती है इस मैच की। ऑब्वियसली फिर कुछ प्लेयर्स के ऊपर जो है थोड़ा सा प्रेशर भी आ जाता है। एक बात है कि फॉर्मेट जितना छोटा होगा तो उसमें अगर कोई टीम का रिकॉर्ड अगर अच्छा नहीं भी है तो वो उसके पास ज्यादा चांसेस होते हैं उस टीम को हराने के। अगर अभी आप 50 ओवर्स की बात करें तो शायद पाकिस्तान को इंडिया के अगेंस्ट जो मैच होगा, पाकिस्तान के जो जीतने के चांसेस हैं वो उतने ज्यादा ना हो जितना कि T20 क्रिकेट में है, क्योंकि 20 ओवर्स की क्रिकेट है, छोटा है, सिर्फ एक आधी परफॉर्मेंस आपको चाहिए होती है जो कि गेम को बदल दे। तो मेरा ख्याल है कि बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा। अच्छा, अभी आपने कहा कि शुएब मलिक की जो परफॉर्मेंस है उससे बेहतर हैदर अली की परफॉर्मेंस जा रही है। जस्ट एक क्वेश्चन है, आप बहुत बड़े हामी रहे हैं और बड़ा पॉजिटिव लिखते रहे हैं हमेशा आसिफ अली के बारे में, और आपने ये कहा कि इस तरह का एक क्लीन हिटर टीम में होना चाहिए जो बिल्कुल ही प्रेशर के बगैर खेले। तो अगर इन कंपैरिजन विद आसिफ अली एंड हैदर अली, तो आप समझते हैं कि यहाँ पे भी कोई चेंज हो सकता है या वहाँ पे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है? देखिए ये बड़ा में 2 चीजें देखना है कि हैदर अली और आसिफ अली ने नंबर 6 के ऊपर बैटिंग करनी है, तो इन दोनों का रोल क्या होगा। इन दोनों रोल जो है, अगर आप नंबर 6 के ऊपर किसी को खिला रहे हैं के ऊपर, तो आखिरी जो 4-5 ओवर्स होती हैं वो फास्ट बॉलर्स के होते हैं। अगर आप फास्ट बॉलर्स का रिकॉर्ड देखें तो आसिफ अली का रिकॉर्ड फास्ट बॉलिंग के ऊपर हैदर अली से बेहतर है। हैदर अली का मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स के ऊपर रिकॉर्ड बहुत, और वहां पे उसको आप एज ए हिटर अगर यूज करते हैं तो वो एक अच्छी ऑप्शन है। लेकिन अगर आप आखिरी 4 ओवर्स की बात, तो उसमें अभी भी जो है वो फिर आसिफ अली एक बेहतर ऑप्शन नजर आ रही हैं। और आसिफ अली ने जो अभी लास्ट जो नेशनल T20 है वो भी उनका अच्छा गया था, में ही हुआ था वो भी उनका अच्छा किया, और वार्म अप मैच में भी वो अच्छा खेले हैं। लेकिन मैं कि अगर आप मुझे स्क्वाड सिलेक्ट करने की अगर मेरे पास ऑप्शन होती शुरू से, यानी कि वर्ल्ड कप से पहले जब आपने चेंजेस किए हैं, तो मैं आसिफ अली के ऊपर आजम खान को प्रेफर करता। उनको स्पिनर्स के ऊपर जो है आप एज एन अटैकिंग ऑप्शन आप उनको यूज कर सकते थे, क्योंकि पाकिस्तान में ही नहीं इस टाइम दुनिया में जो बेस्ट स्पिन बॉल उनमें आता है, अगर आप स्टैट्स और डेटा को देखें। लेकिन अभी जो टीम सिलेक्ट हो गई है इसमें आई थिंक आसिफ अली ही बेहतर ऑप्शन है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये भी आपने डेटा की बात की और ऑब्वियसली मैं इस पे तो आपसे बिल्कुल भी इख्तलाफ नहीं कर सकता, वो बहुत बेहतरीन है। लेकिन आप अक्सर चीज़ों को बड़ा अच्छा एलैबोरेट करते हैं कि सिचुएशन में अगर किसी ने 9 गेंदों पे 25 रन बना दिए हैं और किसी ने 30 गेंदों पे 35 रन बनाए, तो उस सिचुएशन में कौन सा प्लेयर बेहतर गया है। तो हमें इन क्लीन हिटर्स को, जिसमें आसिफ भी हैं, हैदर भी हैं, आजम भी हैं, खुशदिल भी हैं और इफ्तिखार तो नो डाउट एक बड़ा ज़बरदस्त बैट्समैन है, तो किस तरह से ग्रूम या ट्रीट करना चाहिए कि अभी अगले साल भी ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप होना है और उसके बाद फिर 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप भारत में होना, ताकि ये कम से कम एक हमारे पास अच्छी लॉट तैयार हो जाए। ज़ुखरुफ, मैंने एक शुएब मलिक का इंटरव्यू किया था PSL से पहले, और उनसे मैंने स्टैट्स और जो डेटा शुएब मलिक से डिस्कस किया था। हमें पता है कि शुएब मलिक T20 क्रिकेट को बहुत कैप्टन भी रहे हैं। वो इंटरव्यू YouTube के ऊपर भी अवेलेबल है। उसके अंदर उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग ये बात की थी, जब हम अपने पावर हिटर्स हैं, जब हम उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं, तो हम उनके डेटा के अंदर या उनके स्टैट्स के अंदर 50s को देखना शुरू कर देते हैं कि वो इसकी 50 कितनी है, इसने कितने 50 की हैं, इसकी एवरेज कितनी है। तो जब आप इन चीजों के ऊपर चले जाते हैं कि आप ये जब सोचते हैं कि हमें नंबर 6 का बैट्समैन के दें, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। उनका आप रोल देखें, जो नीचे बैट्समैन आ रहा है वो अगर आपको ऑन गेंदों के ऊपर 20 रन कर दे, 15 गेंदों के ऊपर 30 रन कर दे, तो ये गेम चेंजिंग परफॉर्मेंस हो सकती है। आप देखें एट द एंड ऑफ द डे आपको कभी कोई कैप्टन आके नहीं ये बोलेगा हारने के बाद कि हम आज इस वजह से हार गए कि हमारी 10 विकेट्स जो है आउट हो गई थी। हमेशा कैप्टन ये बोलता है कि आज हम मैच हार गए। 10 से 15 रन का जो डिफरेंस है उसको आप पावर हिटिंग से जो है वो ठीक कर सकते हैं। आप किसी पिंच हिटर को यूज कर ले। मेरा ख्याल है कि करंट इमाद वसीम खेल सकते हैं, मोहम्मद नवाज खेल सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें जो पावर हिटर्स हैं उनको अप्रिशिएट करना होगा, उनको रिस्पेक्ट होगी, उनको क्लीन हैंड देना होगा कि भाई ठीक है 10 मैचेस हैं
तुम हमें 10 में से 3 मैचेस भी जितवा दो तो ये काम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, एक क्विक ब्रेक हम ले रहे हैं। ब्रेक से जैसे ही हम वापस आएंगे तो जो मदर का पॉइंट है इससे हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैंने पहले भी कहा कि ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज के ताबून से, और वो कहते हैं कि मार्केट लीडर्स इन टॉप आइकॉनिक प्रॉपर्टीज इन पाकिस्तान विद बिगेस्ट हो रही थी। अच्छा मदर, आपने वार्म अप मैचेस भी देखे होंगे। हमारे जो फैंस हैं वो बड़े पैशनेट भी हैं और बहुत जल्दी चीज़ों में जजमेंटल भी हो जाते हैं। जैसी कल हारिस या हसन से बॉलिंग हुई, कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए, वो कामयाब नहीं हुए, तो फ़ौरन से हम कहते हैं कि जी फ़लाँ को चेंज कर दें, ये ठीक बॉलर नहीं है, फ़लाँ को ले आएँ, मोहम्मद वसीम जूनियर भी हैं उनको खिला दें। तो ये आप समझते हैं कि ये बिला वजह का प्रेशर है जो आज का सोशल मीडिया क्रिएट कर देता है, इससे ज़रा दूर रहना चाहिए? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि बिला वजह का प्रेशर है, और इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ ब्लैक लोगों को मोस्टली जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं उनको चीज़ों की नॉलेज नहीं होती, या ये नहीं पता होता कि जो स्पोर्ट्स है वो कैसे खेली जाती है। के लिए प्लेयर्स को प्रैक्टिस देने का मौका होता है। आप मुझे ये बताएं कि अगर ये मैच सीरियस होता तो क्या पाकिस्तान फखर जमान को रिटायर आउट करवाता? वो अच्छा बल्ला खेल रहा था, 50 रन उसने किए हैं, उसको बैटिंग करवाते हो सकता है कि वो जो आपने 180 है वो 210 हो जाता। तो आपका जो असल मकसद होता है वो तो प्लेयर्स को प्रैक्टिस देना होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स को प्रैक्टिस मिले। तो आई थिंक इसी तरह मैं देख रहा था कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे जी कि इमाद वसीम ने जो है 3 ओवर्स किए, बाकी के ओवर्स क्यों नहीं किए? तो भाई इमाद वसीम ने 2-3 ओवर्स करके वार्म अप हो गए थे, बाकी इस मैच का तो T20 स्टेटस भी नहीं है। तो आई थिंक ज्यादा जो है वो इनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए इस तरह के मैचेस को, ये आपकी सिर्फ गेम प्रैक्टिस होते हैं। आप देखेंगे 92 वर्ल्ड कप से पहले जो है पाकिस्तान टेस्टमेनिया से मैच हार गया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया की लोकल डोमेस्टिक टीम थी, और जाके वर्ल्ड कप जीत गए। पाकिस्तान ने वार्म अप मैच में साउथ अफ्रीका को हराया, जो कि साउथ अफ्रीका उस वर्ल्ड कप में फेवरेट टीम थी, और लेकिन पहले ही राउंड में पाकिस्तान बाहर हो गया, आयरलैंड से आप हार गए, वेस्ट इंडीज से हार गए। तो ये आई थिंक जो वार्म अप मैचेस होती हैं इनको आप ज्यादा इसकी फॉर्म कैसी चल रही है, आप अपना कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। तो ये जो क्रिटिसिज्म हो रहा था कल, मैं तो काफी हैरान था कि लोग वार्म अप मैचेस हारने के ऊपर भी टीम को ऐसे क्रिटिसाइज कर रहे थे जैसे पता नहीं आपके वर्ल्ड कप का मैच हार गए हैं। तो आई थिंक थोड़ा लोग इमोशनल हो जाते हैं। अगर लोग चीजों को समझना शुरू कर दें, जरा अपनी नॉलेज को इंप्रूव करें, तो आई थिंक उनको समझ आ जाएगी कि वार्म अप मैचेस जो हैं वो की बहुत बड़ी ये बड़ा अच्छा आपने एलैबोरेट किया और बड़ी अच्छी आपने 3-4 एग्जांपल्स दिए हैं। अभी आपने फखर जमान का नाम लिया, तो क्या हम देख सकते हैं कि फखर जमान ओपनिंग कर सकते हैं? कुछ ऐसा टीम मैनेजमेंट या बाबर डिसीजन ले ले, आप समझते हैं कि नहीं नंबर 3 ही बेहतर है, बाबर और रिजवान को ही ओपनिंग करनी चाहिए, और वो अच्छा ओपनिंग पेयर चल रहा है काफी अरसे से? बाबर और रिजवान यूएई के कंडीशंस में ठीक है। अगर ये वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हो रहा होता, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा होता, तो हम कह सकते थे कि नहीं यहाँ पे हमें टीम ऑप्शन चाहिए। यूएई की जिस तरह की कंडीशंस है वहां पे पावर प्ले में आप शुरू में अगर 50 रन भी कर लें, इवन 45 रन भी कर लें, 40 रन कर लें, फखर जमान स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, मिडिल फेज में स्पिनर्स आएंगे, वहां पे वो थोड़ी हिटिंग कर सकते हैं, और आपके पास लेफ्ट हैंडर और कोई नहीं है मिडिल ऑर्डर में, तो उस वजह से आई थिंक फखर जमान जो है वो बेहतर ऑप्शन। आप ये देखें कि फखर जमान जब पीएसएल में यूएई में ओपन करते थे तो उनसे रन्स नहीं होते थे, जब वनडे क्रिकेट में भी वो यूएई में ओपन करते थे तो उनसे रन्स नहीं होते थे। अभी उनका अगर एक रोल चेंज किया उनको, आई थिंक फखर को जो है वो मिडिल आपके जो मिडिल ओवर्स हैं उसी में आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा सिग्नल मेरा ख्याल है वीक हो गए हैं, तो सिग्नल ड्रॉप हो गए हैं। तो ये अभी एक और सवाल ही मेरे जहन में आया था, जैसे मैं अभी एक दिन पहले बादल खान से डिस्कस कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि जो ड्यू फैक्टर है वो ना ही आए मैचेस में तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि जब ड्यू फैक्टर मैचेस में आता है तो वो मैच का सारा मज़ा ख़राब कर देता है। तो मज़र ड्यू फैक्टर भी चल रहा है, ये भी ऑब्वियसली अब चूँकि ये लेट अक्टूबर है, आगे नवंबर का स्टार्ट हो जाएगा, ड्यू फैक्टर भी हमें जहन में रखना है। तो अगर पाकिस्तान टॉस जीत जाता है अगेंस्ट इंडिया, तो क्या इंडिया को पहले बैटिंग दे के कम रन्स में रोकने की कोशिश करनी चाहिए? क्योंकि अभी हमने जो उनके भी 2 वार्म अप मैचेस हैं वो भी देखे हैं, तो उसमें भी वो हमें बड़े ठीक प्लेयर्स नजर आए हैं, और ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड है इस वक्त इंडिया। अच्छा ज़ुहरुफ, मैं आपको ड्यू फैक्टर के ऊपर भी ये बता दूं कि कल जो पाकिस्तान का वार्म अप अबू धाबी में वो मैच हुआ था, उसी ग्राउंड के बिल्कुल नेक्स्ट एक और ग्राउंड है जहां पे के जो एसोसिएट टीम्स हैं उनका मैच हो रहा था। वहां पे कल जो है श्रीलंका का मैच हुआ है, उसमें आयरलैंड का मैच हुआ है, नामीबिया का मैच। तो उन मैचेस में अगर आप देखें तो उन मैचेस में ड्यू उस ग्राउंड में जो है वो ड्यू नहीं थी, हालांकि दोनों
एक ही जगह के ऊपर जो है वो ग्राउंड्स हैं, सही। एक पे ड्यू थी एक पे नहीं थी। उसकी वजह वार्म अप मैच हो रहा था जिस ग्राउंड में, वहां पे शायद उन्होंने स्प्रे नहीं किया था। जब सही। अगर आप मैच से पहले अगर वहां पे स्प्रे करें तो ड्यू काफी कम हो जाती है। तो आई थिंक कि जो ग्रुप मैचेस होंगे, यानी कि जो प्रॉपर जो आपके मैच नहीं होगी जितनी कि हमें कल वार्म अप मैच में देखने को मिली है। तो आई थिंक कि ये चीज थोड़ा सा अभी ऊपर ही फैसला करेंगे, पिच देख के फैसला करेंगे कि आपने पहले बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है। लेकिन आई पर्सनली थिंक कि पाकिस्तान को जो है वो पहले ठीक ठीक हो गया, बिल्कुल सही हो गया। मैं मतलब सिर्फ क्विकली मुझे आखिरी एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा, फिर हम ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। पाकिस्तान इंडिया के मैच में आप 50-50 जाएंगे, 60-40 जाएंगे, किसकी रेशो आपको ज़्यादा भारी नज़र आ रही है? नहीं, आई थिंक 60-40 है, इंडिया फेवरेट है। लेकिन मेरा ख्याल है कि यूएई की जो कंडीशंस को अगर आप देखें, पाकिस्तान यहाँ पे पिछले 11 मैचेस जी एज ए प्लेयर, तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा है। यहाँ पे पाकिस्तान 10 साल दुबई पाकिस्तान का होम ग्राउंड भी रहा है, तो काफी क्रिकेट खेली है। तो आई थिंक फिर भी 60-40 इंडिया की थोड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन पाकिस्तान की टीम के पास पूरा पोटेंशियल है कि वो इंडिया को हरा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है मदर, थैंक यू सो मच, आपने मसरूफियत में से टाइम निकाला और बड़ी ज़बरदस्त आपके साथ गुफ्तगू रही। बहुत शुक्रिया, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक है, अच्छा काम करें। मदर जो है जी इस वक्त यूएई में मौजूद हैं और आईसीसी के लिए काम कर रहे हैं। बहुत कम गिने चुने पाकिस्तानी हैं, जिसमें बाजिद खान भी हैं और मदर रशद भी हैं, और काम ऑब्वियसली सामने आता है। जिसमें मदर ने कहा कि ये जो वार्म अप मैचेस हैं इनको उस तरह से सीरियस ना लें कि ये जो 180 स्कोर बना, अगर फ़खर आउट ना होते तो ये 200 से ऊपर चला जाता, और 200 से ऊपर चला जाता तो ऑब्वियसली वो चेज़ ना होता। इसी तरह वो इमाद के बारे में भी उन्होंने बड़ा अच्छा बताया। और फिर 92 से लेके 2007 तक की भी एग्जांपल दी कि पाकिस्तान ने वार्म अप मैच में हराया साउथ अफ्रीका को, लेकिन आयरलैंड से हार के पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो गया। तो क्रिकेट एक ऐसी ख़तरनाक, खूबसूरत और जालिम गेम है कि जो हर गेम के साथ कंडीशंस को बदलती है। कभी बड़ा क्लीन आप चल रहे होते हैं और एकदम से ये ड्यू फैक्टर आ जाता है, और जब ड्यू फैक्टर आ जाता है तो उसमें मैच का बड़ा बुरा हाल होता है। और जिस तरह मदर ने कहा कि अब ये जो सिचुएशन है उसमें वो पहले स्प्रे कर देंगे, 2 ग्राउंड्स 3 इकट्ठे बने हुए हैं। जो दुबई स्पोर्ट्स सिटी है उसमें भी ऐसे ही है, सामने आपका दुबई स्टेडियम है और आईसीसी क्रिकेट एकेडमी है, वहाँ पे 2-3 ग्राउंड्स हैं, नेट्स आपके पास अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे आप बड़े अच्छे तरीके से अपने साइड मैचेस खेल सकते हैं। सेम गोस फॉर अगर आप अबू धाबी में हैं तो वहाँ पे भी ऐसा ही है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं ग्राउंड में भी और ग्राउंड के बाहर भी, जहाँ पे हमने ये प्रैक्टिस मैचेस खेलने होते हैं और ये जो नेट सेशंस हो रहे होते हैं। तो उस पर अगर आप स्प्रे कर देंगे तो फिर ड्यू फैक्टर जो है वो आपको इतना तंग या परेशान नहीं करेगा। और जब ये मैचेस स्टार्ट हो जाएंगे तो उसमें ये ज़रूरी भी होगा कि स्प्रे करें, अदरवाइज़ ये मैचेस बहुत ख़राब हो जाएंगे। और T20 जो है इट्स ऑल अबाउट फ़न, इट्स ऑल अबाउट पैशन, इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग, क्योंकि जितने चौके छक्के लगेंगे उतना आवाम भी खुश होगी, जितनी आवाम खुश होगी ऑब्वियसली मार्केट वैल्यू भी उसी तरह से उस ब्रांड का बढ़ जाता है। और पाकिस्तान का आगाज़ तो मुश्किल है। मदर ने कहा कि 60-40 हमें जाना चाहिए, कुछ पलड़ा भारी ज़रूर होगा इंडिया का, नो डाउट बेस्ट टीम है, ऊपर जा रहे हैं। और पाकिस्तान का चूँकि यहाँ पे रिकॉर्ड इस लिहाज से बेहतर है कि बहुत अरसे से पाकिस्तान का होम ग्राउंड रहा। और अभी मैं 1-2 लोगों को सुन रहा था, उन्होंने कहा जी बहुत लंबा अरसा हुआ पाकिस्तान ने यहाँ पे क्रिकेट नहीं खेली और पाकिस्तान कंडीशन से हमांग नहीं है। तो शायद हो सकता है जहन से निकल गया हो या भूल गए हो कि रिसेंट अभी पाकिस्तान ने PSL के जो बकिया मैचेस हैं वो तमाम जो हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात में हुए हैं, तो कंडीशन से बखूबी वाक़ हैं। और कुछ मैचेस तो ऐसे भी हुए जो 51-52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था और उसमें भी मैचेस खेले। और प्लेयर्स की हिम्मत है जो जिस तरह से कंडीशंस के साथ ख़ुद को हमांग कर लेते हैं और उसी तरह से कंडीशन के साथ चलते भी हैं। तो हमें ये देखना होगा कि उस वक्त क्या पोजीशन है, मैच डे है, मैच नाइट है। अगर डे मैच है तो टॉस का सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। इसी तरह अगर नाइट मैच है, ड्यू फैक्टर कहीं भी आपको महसूस होता है तो उसका फैसला बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। कप्तानों की कोशिश यही होगी कि इसके बाद हम चेस करें, कम रन्स पे उनको रोकें, और अगर 180-90 रन्स बन भी जाते हैं, जो कि अभी तक आपको नज़र आ जाता है, सिचुएशन देख लेते हैं
कि थोड़ा मुश्किल भी दिखाई देता है, ये सिचुएशन और जो ग्राउंड की कंडीशंस हैं वो ऐसी हैं। सो जिस तरह मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश अभी इसी ग्रुप में आ गया। इसी तरह इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड जो है वो पाकिस्तान के ग्रुप में। और अब कल फैसला हो जाएगा आयरलैंड और नमीबिया का कि इन दोनों में से कौन सी टीम क्वालिफाई करती है। और नमीबिया के लिए जिस एक्सपर्ट को हमने लिया, उन तमाम एक्सपर्ट्स ने बहुत ही अच्छे अंदाज में नमीबिया को ट्रिब्यूट भी दिया और कहा कि जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट खेली, और स्पेशली डेविड विज़े की कल भी हमने बात की, जिस तरह से वो टीम को लेकर चले हैं, जिस तरह उन्होंने स्कोर किया है, जिस तरह छक्के लगाए हैं, बड़ा बेहतरीन है। फिर जो PNG है पापुआ न्यू गिनी, वो भी पहला वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और जिस अंदाज से वो खेल रहे हैं, जाहिर है कहीं ना कहीं से तो आपने आगाज़ करना होता है, कहीं ना कहीं से तो वो आपने शुरुआत करनी होती है, और वो अगर अच्छी हो जाए तो बहुत बेहतरीन है। और जिस तरह ओमान की टीम में कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं, पाकिस्तानी भी हैं, उसमें सब कॉन्टिनेंट के और भी प्लेयर्स हैं, तो उनकी वो जो ट्रेड है बिल्कुल आपको डिफरेंट नज़र आती है। जिस तरह वो फ्री हिट, लॉन्ग हैंडल इस्तेमाल करते हैं, छक्के चौके लगाने की सलाहियत रखते हैं, तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही अच्छा और बेहतरीन है क्रिकेट के लिए, T20 क्रिकेट के लिए। और जिन मुश्किल कंडीशंस में ICC ने या ऑल अक्रॉस द ग्लोब क्रिकेट हो रही है, और क्रिकेट उन मुश्किल हालात में भी होती रही जब कोविड की सिचुएशन बहुत गंभीर थी। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड का दौरा किया, पाकिस्तान ने इंग्लैंड का दौरा किया, तो क्रिकेट रुकी नहीं है और अवाम ने भी इसको वैसे ही अप्रिशिएट किया है। और 2016 के बाद ये 5 साल के बाद वर्ल्ड कप होने जा रहा है और इसको हमने ही कामयाब बनाना है। और अगर टीम किसी स्टेज पे आके आपको लगता है कि शायद थोड़ी बैकफुट पे चली गई है, यहाँ की थोड़ा स्टॉप आ गया है, तो टीम को आपने तब भी बैकअप करना है, टीम को आपने बिल्कुल भी क्रिटिसिज्म नहीं करना, जिस तरह हम ये वार्म अप मैचेस के बाद ट्विटर पे देख रहे हैं। सो जी, आपके फीडबैक का हमेशा की तरह हमें इंतजार रहेगा। आप हमें ट्विटर पे ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आपके मैसेजेस का इंतजार हमें रहेगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आने वाले प्रोग्राम्स में इंशाल्लाह जो ये ट्रांसमिशन आगे चलती रहेगी तो आपको भी हम ज़रूर शामिल करेंगे। कल कुछ हमने लाइव कॉल्स ली हैं, लेकिन ज़्यादा लाइव कॉल्स को हम शामिल नहीं कर सके। सो आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। ज़ुखरुफ खान को अपनी पूरी टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।